अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में और बायोलॉजिकल मेथड को स्टार्ट कर चुके हैं। बायोलॉजिकल मेथड में हमने पहले पढ़ा कि रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर हमने ऑब्जर्वेशन को डिटेल से पढ़ा, उसकी टाइप्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। फिर हमने डार्विन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि उसने कौन सी थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे उसने काम किया। अब हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। ये जो बायोलॉजिकल मेथड है, इसका तीसरा स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाना। देखो, हाइपोथेसिस क्या होता है? ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो कि सही भी हो सकती है। मतलब ऑब्जर्वेशन आपने पहले बना ली, ऑब्जर्वेशन के बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस को कहते हैं मफरूज़ा। ये एक फ़र्ज़ की हुई बात है, ठीक है। मतलब ये ऐसी बात है जो सच भी हो सकती है या नहीं भी सच हो सकती। ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी बात है जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन जो हमने पीछे की थी उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन टेंटेटिवली एक्सप्लेन किया हुआ है। टेंटेटिव का मतलब ये होता है, टेंटेटिव जिस तरह की डेट शीट आती है अक्सर, वो डेट शीट होती है जो कि सही भी हो सकती है। मतलब वही डेट शीट आके भी कंटिन्यू वही मज़ीद वो चल सकती है, या उसके अंदर कुछ तब्दीली भी आ सकती है। तो टेंटेटिव उस चीज़ को कहते हैं जिसमें तब्दीली मुमकिन है, ठीक है। दैट इज़ ओपन टू चेंज, ऐसा ख्याल जिसके अंदर तब्दीली मुमकिन है। तो हाइपोथेसिस ऐसी बात होती है जो बिल्कुल सच्ची बात नहीं है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि इसको आप गलत साबित नहीं कर सकती, गलत भी साबित हो सकती है, ठीक है, और ये सही भी हो सकती है। तो ये ऐसी बात है जो कि मफरूज़ है, फ़र्ज़ की हुई बात है, ठीक है। दैट माइट बी ट्रू, और ये सही हो भी सकती है, नहीं भी सही हो सकती। ये हाइपोथेसिस है। मतलब ऑब्जर्वेशन से आगे आपने हाइपोथेसिस बना लिया। ऑब्जर्वेशन वो कहता है कि डोंट बिकम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं बन जाती। इतनी जल्दी हम ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ही कह देते। यहाँ तक कि आप उस ऑब्जर्वेशन को पहले ऑर्गेनाइज़ करो, ठीक है, उसको एक ख़ास तरीके से अरेंज करो एंड रिलेटेड टू अ क्वेश्चन, और उसको एक क्वेश्चन से रिलेट करो, फिर वो ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन बनेगी। इतनी जल्दी वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ही बनती। बायोलॉजिस्ट क्या करता है? यही काम करता है। उसने क्या करना है? अपनी ऑब्जर्वेशन को या जो दूसरों की ऑब्जर्वेशन है उसको अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है डाटा की सूरत में, एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट, और एक ऐसी स्टेटमेंट बना देनी है और एक ऐसी बात बता देनी है दैट मे प्रूव टू बी द आंसर ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो कि आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट में है, उसका आंसर साबित हो भी सकती है, नहीं भी साबित हो सकती। दैट वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर द स्टडी, वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो आपकी स्टडी के दौरान, जो आपकी स्टडी में है, जिसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का वो जो स्टेटमेंट हमने बनाई है वो आंसर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। हमें नहीं पता वो हाइपोथेसिस ट्रू है कि नहीं, ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बस वो हमने एक स्टेटमेंट बना दिया ऑब्जर्वेशन से लेकर, ऑब्जर्वेशन को देखकर, ठीक है। जिस तरह कि मैं आपको ना थोड़ी सी मलेरिया के एग्जांपल देती हूँ। मलेरिया के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम मलेरिया के ऊपर बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। मलेरिया के बारे में ना मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी कहानी पहले बता देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए, ये जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मलेरिया के बारे में ना पहले कुछ लोगों का ख्याल था ये एक ऐसी बीमारी है जो कि उन लोगों के अंदर ज़्यादातर होती है जो दलदली इलाकों के करीब रहते हैं, क्योंकि वो कहते थे जो दलदली इलाकों के करीब रहते हैं ना, वहाँ पे पानी खड़ा होता है। जब जो खड़ा पानी होता है ना, उसकी वजह से जो ऊपर की एयर होती है ना, वो थोड़ी गंदी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, और फिर जब लोग उस एयर में सांस लेते हैं तो फिर उनके अंदर मलेरिया हो जाता है, ठीक। तो लोगों का पहले यही ख्याल होता था, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ वहाँ वॉलंटियर्स आगे आए, उन्होंने कहा अच्छा हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया, वो जो दलदली इलाकों में खड़ा पानी था ना, जिसके बारे में लोगों का ख्याल था कि इसकी वजह से मलेरिया होता है, उस पानी को पिया, लेकिन उनके अंदर तो मलेरिया नहीं हुआ, ठीक। फिर साइंटिस्ट ने पता लगाना शुरू कर दिया क्या वजह मलेरिया की। तो साइंटिस्ट ने ना देखा कि कुछ लोगों के ब्लड के अंदर ना एक छोटा, उसके उन्हीं दिनों में ना ऐसी भी तहकीकात हो रही थी, ऐसी स्टडीज़ हो रही थी जिनमें कुछ ऐसी बीमारियाँ होती थी कि उन बीमारियों की वजह ना लिविंग छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते थे, वो ऑर्गेनिज़म जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते थे। तो साइंटिस्ट ने कहा हो सकता है ये भी एक ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म ही होता हो जो कि हमें ऐसी सीधी आंख से नज़र नहीं आ रहा, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आएगा। तो उन्होंने ना कुछ जिन लोगों को मलेरिया हुआ था उनका ब्लड ले लिया और उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्हें वाकई वो छोटा सा ऑर्गेनिज़म नज़र आया। उन्होंने उस ऑर्गेनिज़म को कह दिया प्लाज्मोडियम है, ठीक हो गया। तो अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये प्लाज्मोडियम है। अब देखो हाइपोथेसिस मैंने आपको क्या बताया था कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम उठी हुई है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अंडर स्टडी है, उसका आंसर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। मतलब उसका आंसर तो है लेकिन वो आंसर सही भी हो सकता है या नहीं सही भी हो सकता। ये हाइपोथेसिस है। जिस तरह के उस वक्त लोगों ने हाइपोथेसिस इस बारे में बताया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, बस लोगों ने हाइपोथेसिस बना दिया, ठीक। अब ये देखो, ये जो हाइपोथेसिस है ना, ये
क्या होता है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, पहले ऑब्जर्वेशन बनती है उसके बाद हाइपोथेसिस बनता है। और हाइपोथेसिस क्या, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि एक ऐसी बात है जो कि नॉट डिसाइडेड, अभी उसका मुकम्मल तौर पर फैसला नहीं हुआ कि वो सही बात है या गलत बात है, अभी वो मुकम्मल तौर पर फाइनल बात नहीं हुई कि वो सही बात है या नहीं, लेकिन वो एक बात है, ठीक है। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। वो कैसे हमें पता लगेगा, जब हम आगे जाके एक्सपेरिमेंट्स करेंगे ना, फिर हमें पता लगेगा कि वो जो हमने बात बनाई है हाइपोथेसिस वाली, वो ठीक है या गलत। अगर वो गलत बात होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक बात होगी तो हम उसको मज़ीद आगे चला लेंगे। तो वो यही कह रहा है कि हाइपोथेसिस क्या है, ये ऐसी ऑब्जर्वेशन के बाद बनाते हैं हम, ये ऑब्जर्वेशन की एक्सप्लेनेशन है, ऑब्जर्वेशन को ही हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, मतलब बात सच भी है या नहीं भी सच। इट मे बी डिफाइंड एज, दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है हाइपोथेसिस की, अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू, एक ऐसी बात, एक ऐसी तजवीज़ दैट माइट बी ट्रू, जो सही भी हो सकती है। माइट भी मतलब हो सकती है वो सही हो, हम मुकम्मल तौर पर मैं 100% नहीं कह सकती कि वो ठीक ही है, वो ठीक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा, ठीक। अब आपने एक बात याद रखनी है कि एक ये बहुत क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, एक हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक बताएं। एक हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन है, एक ये वाली और एक ये नीचे वाली। हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको आपने एक निमोनिक में आके याद रखना है, ठीक है। वो निमोनिक मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। ये गैस, सपोज़ कर लो, आप ना सोच लो कि आप एक पिकनिक पे जा रहे हो, और पिकनिक में जाने से पहले आपके घर में जो कोई बड़ा है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो कह रहा है देखो ज़रा इसकी गैस फिट है कि नहीं इस गाड़ी की। तो गैस फिट के नाम से आपने निमोनिक्स याद करनी है हाइपोथेसिस की। ये देखें, इसमें गैस फिट कैसे निमोनिक बनती है मैं आपको बताती हूँ, बाद में बताती हूँ, पहले हम ये पढ़ लें। निमोनिक, ये हाइपोथेसिस के बारे में क्या क्या है, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, एक सादा सी बात हो, जिस तरह के हमने मलेरिया के केस में क्या हाइपोथेसिस बनाया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो एक सादा सी स्टेटमेंट है, तो ठीक है। हाइपोथेसिस कैसा होना चाहिए, एक जनरल सी स्टेटमेंट हो, कोई पेचीदा बात ना हो, कोई मुश्किल बात ना हो। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, टेंटेटिव आइडिया हो, मतलब कि ऐसा आइडिया जो बाद में शायद मतलब ओपन टू चेंज, उसके अंदर तब्दीली हो सकती हो। वो एक ऐसा आइडिया है कि उसके अंदर तब्दीली मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि बस वो सही बात 100% सही बात ही हो, ज़रूरी नहीं है, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। इट शुड अग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, ये जो आपके पास ऑब्जर्वेशन पहले जो आपने बना लिया है उसके साथ मुनासबत हो इसकी, ये ना हो कि ऑब्जर्वेशन और है हाइपोथेसिस और है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, इसको सादा रखा जाए, जितना आप सादा रख सकते हो उसको सादा उतना रखना है। नंबर 5, इट शुड बी टेस्टेबल, आप इसको मज़ीद टेस्ट कर सकते हो, एंड पोटेंशली फाल्सीफेबल, और ये गलत भी साबित हो सकता है, ज़रूरी नहीं ठीक हो, ठीक है। अगर आपको इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी गवाही, कोई ऐसी एविडेंस मिल जाती है, कोई सबूत मिल जाता है, तो वो गलत भी साबित हो गया तो कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गैस फिट में आप कैसे इसको याद कर सकते हो, देखें, जी से जनरल, जैसा कि मैंने आपको पहली बात बताई, इट शुड बी अ जनरल आइडिया। नंबर 2 पे अग्री विद ऑब्जर्वेशन, जो आपकी ऑब्जर्वेशन मौजूद है उससे उसकी मुताबिकत होनी चाहिए, तो ए से अग्री आपने याद कर लेना है। और एस से सिंपल, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि इसको सादा से सादा रखा जाए। और एफ डबल टी में एफ से फिट में एफ से फाल्सीफेबल, ये फाल्सीफेबल होनी चाहिए, पोटेंशली फाल्सीफेबल पढ़ा है ना आपने। और टी से टेंटेटिव, इट शुड बी टेंटेटिव आइडिया, मतलब टेंटेटिव का मतलब है मतलब गलत भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं ठीक ही हो 100%, माइट बी ट्रू। और टी से टेस्टेबल, ये भी हमने पढ़ा, इट शुड बी टेस्टेबल। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक्स आपने लिखनी है, आपको ये सारे कीवर्ड्स आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है कि दूसरे अल्फाज में क्या है, देयर शुड बी अ वे टू शो द हाइपोथेसिस इज़ फॉल्स, एक पूरा आपके पास तरीका हो ये साबित करने के लिए कि हाइपोथेसिस गलत है, मतलब कोई एविडेंस लाएं, कोई सबूत लाएं, कोई गवाही लाएं, और आप कह दें कि हाइपोथेसिस गलत है तो कोई मसला नहीं, हम उसको गलत कह देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, कोई नया हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देंगे। अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, मतलब एक ऐसा आपके पास तरीका हो जिससे हाइपोथेसिस को आप गलत साबित कर दें, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि ये जो हाइपोथेसिस बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल, एहतियात की ज़रूरत है और क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सोच बचात की ज़रूरत होती है, फिर ही हाइपोथेसिस बनता है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बनाने के लिए। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाने के लिए रीजनिंग इस्तेमाल करते हैं, मतलब दलाइल का इस्तेमाल किया जाता है हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ लिया। आगे हम डिडक्शन भी बहुत आसान है। डिडक्शन क्या होती है, बायोलॉजिस्ट देखो डिडक्शन कुछ भी नहीं है, ये हाइपोथेसिस ही है, बस इसमें ना इफ और देन का इस्तेमाल होता है, ठीक। जैसा कि हमने कहा था प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, ये हाइपोथेसिस था, उसमें इफ और देन लगा दो तो वो डिडक्शन बन जाएगी। मतलब कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल द पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड।
मतलब अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है इफ और देन का इस्तेमाल करना है ना, तो फिर सारे लोग जिनको मलेरिया हुआ है उनके ब्लड के अंदर आपको प्लाज्मोडियम मिलना चाहिए। ठीक हो गया, ये डिडक्शन है। मतलब डिडक्शन एक हाइपोथेसिस ही है, बस उसके अंदर इफ और देन का इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये समझ आ गई आपको? देखिए डिडक्शन क्या है। बायोलॉजिस्ट ड्राज डिडक्शन, आप कहाँ से डिडक्शन ड्रा करते हो, मतलब निकालते हो हाइपोथेसिस से ही। डिडक्शन क्या है? लॉजिकल मतलब हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन से निकला है, और हाइपोथेसिस के बाद रिडक्शन है, तो रिडक्शन कहाँ से निकली है? हाइपोथेसिस से निकली है। तो डिडक्शंस क्या है? लॉजिकल कंसीक्वेंसेस, मतलब ये लॉजिकल, ये कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का कंसीक्वेंस है, हाइपोथेसिस जो ऊपर बनाया था उसी का नतीजा है डिडक्शन। ठीक है, लेकिन ये लॉजिकल है। ठीक, फॉर दिस पर्पज़, इस मकसद के लिए आपने क्या करना है, वो जो हाइपोथेसिस आपने उसको ऊपर बनाया था उसको आपने खुद एक बार अपनी तसल्ली के लिए समझ लेना है कि वो ठीक हाइपोथेसिस है। ठीक है, और उस हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करते हुए आपने उसके अंदर इफ देन डाल देना है, उस हाइपोथेसिस को सच्चा मानते हुए, और उसके अंदर इफ देन जब आप डाल दोगे तो वो डिडक्शन बन जाएगी। जैसा कि डिडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से निकालना, तो आपने डिडक्शन को हाइपोथेसिस से निकाला है ना, तो इसलिए इसको डिडक्शन कहते हैं। तो डिडक्शन के लिए आपने क्या किया, आपने मान लिया कि जो हाइपोथेसिस था जो आपने बनाया था इस टेकन एज ट्रू, वो ठीक है। मतलब आपको नहीं पता वो ठीक है कि नहीं, वो तो आगे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो उससे पता लगेगा कि वो ठीक है कि नहीं हाइपोथेसिस, लेकिन वक्ती तौर पर आपने ये सब फ़र्ज़ कर लिया कि वो हाइपोथेसिस ठीक था, और फिर आपने उसे डिडक्शन ड्रा कर ली। ठीक, अच्छा, वो कहते हैं आमतौर पर बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है कि इफ़ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, अगर एक पर्टिकुलर हाइपोथेसिस को आप मान लेते हो कि वो ट्रू है, तो फिर आप उससे डिडक्शन निकाल लेते हो। वही बात उन्होंने दोबारा लिखी हुई है। अच्छा, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इफ़ देन लॉजिक। डिडक्शन के अंदर आपको इफ़ और देन का लफ्ज़ मिलता है, इफ़ और देन की लॉजिक इस्तेमाल होती है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। आगे मलेरिया में आपको जाके मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम उसको पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें देखें, वो कहता है बायोलॉजिस्ट, साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिस्ट कांट चेक एवरी सिचुएशन विद द हाइपोथेसिस माइट अप्लाई। लेट्स कंसीडर हाइपोथेसिस। मिसाल के लिए वो कहता है कि एक हाइपोथेसिस आपको नीचे दिया हुआ है, ऑल प्लांट सेल हैव अ न्यूक्लियस, के सारे प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। वो कहता है अब ये बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है कि वो देखे कि क्या सारे प्लांट सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, मतलब सारे वो पौधों को निकाल ले, उनके सेल्स को निकाल ले और उनके अंदर न्यूक्लियस को एग्जामिन करे। इतने दुनिया में प्लांट सेल्स हैं और अब तक जितने भी पौधे आ चुके हैं उन तमाम को ऑब्जर्व करें, तो बायोलॉजिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है। तो इस केस में हम जो रिडक्शन बनाएंगे ना, वो इस तरीके से बनाएंगे कि हम एक किसी ख़ास पौधे को ले लेंगे कि अगर हम इस तरह, इफ़ डिडक्शन में क्या होता है, इफ़ और देन की लॉजिक इस्तेमाल करनी है ना, तो आप क्या डिडक्शन इससे बनाओगे, ये वाला हाइपोथेसिस है, इससे आपने डिडक्शन बनानी है, तो आप कैसे डिडक्शन बनाओगे। इफ़ आई एग्जामिन, अगर मैंने सेल्स फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ग्रास, एक घास की पौधे था, उसका एक पत्ता था इस तरह करके ना, ये ब्लेड होती है, मतलब इस तरह करके घास है तो ये उसका एक ब्लेड है। तो अगर मैंने घास का, जो ग्रास का एक ब्लेड ले लिया, और उस जाहिर सी बात है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, सारी की सारी जिंदा चीज़ें सेल से मिलकर बनी हुई हैं, तो प्लांट भी एक लिविंग थिंग है, तो प्लांट भी सेल से मिलकर बना होगा। तो हमने वो जो ब्लेड है उसके अंदर सारे लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया, तो उन सेल्स के अंदर मैंने देखा तो मुझे सारे के अंदर न्यूक्लियस नज़र आया। अब ग्रास के एक ब्लेड जो है, ये जो एक ब्लेड है, उसके तो सारे सेल्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, तो ये तो मुमकिन है। तो हमने फिर ऐसे डिडक्शन बना दी। इफ़ आई एग्जामिन सेल्स, अगर मैं सेल्स का मुआयना करूँ फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ग्रास, एक ग्रास के, एक घास के एक ब्लेड से लेकर, देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, तो उस वो जो एक पूरा ब्लेड है, उस ब्लेड के सारे सेल्स के अंदर मुझे न्यूक्लियस मिलेगा। ये डिडक्शन है। ये डिडक्शन बिल्कुल ठीक भी साबित हो गई, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ग्रास के एक ब्लेड को ले लें और उसके सारे सेल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये तो पॉसिबल है ना, और इफ़ और देन की लॉजिक भी इस्तेमाल हो गई। ठीक हो गया, तो इस तरीके से हमने डिडक्शन बना ली। अच्छा, बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट एंड एवरी वही ना जो मैंने आपको बात बता दी कि वो कह रहे हैं बायोलॉजिस्ट हर लिविंग प्लांट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, और हर वो पौधा जो अभी तक आता जा रहा है जब से दुनिया बनी है उनको भी नहीं देखा जा सकता, कि हम ये देखने के लिए कि हमारा हाइपोथेसिस ठीक है कि नहीं, अब हर पौधे के को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, मुमकिन ही नहीं है। तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस तरीके से डिडक्शन बना लेते हैं उस हाइपोथेसिस से। ठीक हो गया। उसके बाद अगला तरीका एक्सपेरिमेंटेशन का, जिसमें हम तजुर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।